Welcome to the channel People Teacher. Today we start about the marathon series of Paper Code 101 Financial Accounting. इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले देखते हैं। इसमें आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मिल जाएगा। तो पहले अकाउंटिंग को समझ लेते हैं। अकाउंटिंग क्या है? द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज अकाउंटिंग। तो जो बिजनेस की लैंग्वेज होती है उसी को अकाउंटिंग कहा जाता है। अकाउंटिंग रिफर्स टू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग वह एक्चुअल प्रोसेस हो जाता है जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं या प्रेजेंट करते हैं अकाउंट्स को किसी भी बिजनेस के। द वर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स। तो अकाउंटिंग का वर्क वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से बुक कीपिंग का वर्क समाप्त हो जाता है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। तो अकाउंटिंग जो है पूरी तरह से बेस्ड होता है बुक कीपिंग सिस्टम पर, जो एक एफिशिएंट और केयरफुल तरीके से बनाया गया हो। Accounting refers to the process of preparing and presenting the accounts in a systematic and साइंटिफिक मैनर इन द शेप ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग में एक ऐसा प्रोसेस प्रिपेयर किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है अकाउंट्स को इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर इन द शेप ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो ये अकाउंटिंग का मीनिंग हो जाता है। अगर हम जर्नल टर्म्स में बात करें या जर्नल यूसेस की बात करें तो अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग आर यूज्ड एज सिनोनिमस। तो ये एक दूसरे के समान रूप में यूज़ हो जाते हैं, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। बट ऑफ द लेट द टर्म अकाउंटिंग इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें जो है अकाउंटिंग टर्म बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे फेमस हो चुका है। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं। तो इसमें कई सारी डेफिनेशन दे रखी हैं। अकॉर्डिंग टू आर एन एंथोनी डेफिनेशन दी गई है, अकाउंटिंग इज मीन्स ऑफ कलेक्टिंग। तो अकाउंटिंग एक ऐसा साधन हो जाता है जो कलेक्ट करता है, समराइज करता है, एनालाइज करता है, रिपोर्ट करता है मॉनेटरी टर्म्स को, इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग टू अ बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उससे अकाउंटिंग के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, समराइज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है उसका, और उसकी रिपोर्टिंग की जाती है मॉनेटरी टर्म्स में। तो इसी तरह से और भी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है अकाउंटिंग के बारे में। अब अकाउंटिंग का नेचर जान लेते हैं। तो इसके नेचर में इन्वॉल्व हो जाता है कि अकाउंटिंग के प्रोसेस में ही बुक कीपिंग आ जाता है। तो बुक कीपिंग का प्रोसेस मिड में आ जाता है इसमें, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। इसके बाद अकाउंटिंग आ जाएगा। तो अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आ जाता है। देन अकाउंटेंसी आता है। तो अकाउंटेंसी के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो इन सारे टर्म्स का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अकाउंटिंग एक नेचर की इसकी बात करें तो एक प्रोफेशन के हिसाब से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन के रूप में उसे यूज़ किया जा सकता है, या सोशल फोर्सेस के रूप में भी यूज़ करते हैं अकाउंटिंग को। और अकाउंटिंग का यूज़ किया जा सकता है आप पॉलिसी मेकिंग फोर्स के रूप में। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इसका स्कोप जो है वाइडर हो जाता है। टू टेस्ट एंड वेरीफाई द एंट्रीज इन द बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग जो है टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है एंट्रीज को बुक कीपिंग के, और ये टेस्ट करता है टोटल एंड बैलेंसेज ऑफ लेजर को, प्रिपेयर करता है ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द लेजर, डिस्क्लोज करता है एडजस्टमेंट को, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करता है अकाउंटिंग, एंड रेक्टिफाई करता है एरर्स को। तो ये कुछ स्कोप हो जाते हैं अकाउंटिंग के। रोल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। देन रोल्स ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है एक बिजनेस की, बेस ऑफ फिनेंशियल जजमेंट, एंड थर्ड वन इज बेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज हिस्टोरिक रिकॉर्ड इंडिकेट फ्यूचर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स, इसमें दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंड वन इज अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स जो डायरेक्टली बिजनेस से
रिलेट करेंगे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा एक बिजनेस का, उसके वर्थ, एसेट्स या लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जो चीज़ें डायरेक्टली बिजनेस से कनेक्ट होती हैं वो मेन ऑब्जेक्ट्स में आएंगी, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगी, जो चीज़ें बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं वो अदर ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगी। मॉडर्न फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसमें पहला फंक्शन आ जाता है कंस्ट्रक्टिव फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टिव फंक्शन का मतलब हो जाता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फिनेंशियल इवेंट्स जो होते हैं उनको क्लासिफाई करता है और कन्वर्ट करता है इन्हें फाइनल अकाउंट में, रेक्टिफाई करता है एरर्स को, डिटेक्ट करता है इकोनॉमिक फ्रॉड्स को। देन सेकंड फंक्शन आ जाता है इसका रिकॉर्डिंग फंक्शन। तो इसमें रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के थ्रू, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। ऑडिटिव फंक्शंस होता है अकाउंटिंग का, तो ये ऑडिटरी फंक्शंस भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें। देन फोर्थ फंक्शन आ जाता है इसमें इंटरप्रिटेटिव फंक्शंस। फिफ्थ फंक्शन इज इंफॉर्मेटिव फंक्शन। तो ये जो है हर तरह की एक बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। लीगल फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और मैनेजरियल फंक्शन भी इन्वॉल्व रहते हैं। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की बात कर देते हैं या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इसमें जो है फिनेंशियल अकाउंटिंग आ जाता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग रिलेट करता है एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से, जो फिनेंशियल नेचर में किए जाते हैं उनका क्लासिफिकेशन इनमें इन्वॉल्व हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाता है और देयर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज टर्म्ड एज फिनेंशियल अकाउंटिंग। देन इसमें सेकेंड ब्रांच आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट के लिए, इसीलिए इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। देन थर्ड अकाउंटिंग आ जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हो जाता है कि ये कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करती है, इसीलिए इसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है, या इसमें टोटल कॉस्ट को भी एसरटेन किया जाता है। फिर फोर्थ अकाउंटिंग आ जाती है इसके ब्रांच में टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, या आज के टाइम पे जो चल रही है जीएसटी टैक्स, वो देखा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, तो ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग आ जाती है। फिर इसमें गवर्नमेंट अकाउंटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन सब का मेंटेनेंस रखा जाता है, इसलिए इसको गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। फिर 6 नंबर पे आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब है कि इसमें एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन रखी जाती है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, इसलिए इसको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। फिर 7 नंबर पे आ जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डील करता है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग सोशल एक्टिविटीज़। तो ये जो है रिलेट करता है हर एक सोशल एक्टिविटी से। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग आ जाता है नेक्स्ट। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी प्रिजर्वेशन जो है इनसे रिलेट करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग में कई सारे मेथड हैं, इसमें 2 तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है। मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग पहला मेथड आ जाता है ये। दिस मेथड इज कॉमनली अडॉप्टेड बाय बिजनेस कंसर्न्स। तो ये जो है ऐसा मेथड है जिसको बिजनेस कंसर्न बहुत अच्छे से या कॉमनली अडॉप्ट कर लेते हैं अपने बिजनेस के लिए। व्हेन अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इसमें जो है जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड मर्केंटाइल अकाउंटिंग मेथड। इसे मर्केंटाइल अकाउंटिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। देन सेकेंड मेथड इज कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, दिस मेथड अडॉप्टेड ओनली इन दोज कंसर्न्स विच आर ओनली कैश ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। तो ये उन सारे कंसर्न्स को अडॉप्ट करता है जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही इन्वॉल्व होते हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इसमें 3 टाइप के सिस्टम है। पहला आ जाता है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम का मतलब हो जाता है कि ये यूज़ करता है उन सारे कंसर्न्स को
वेयर ओनली कैश ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही आता है और इनका ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में इन्वॉल्व रहता है कि ये जो है प्रॉफिट को बनाए या ना बनाए, इससे इनमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब हो जाता है कि वो सारे ट्रांजैक्शंस जो इन्वॉल्व करते हैं सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो उनको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है यहाँ पे? डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व करता है डेबिट और क्रेडिट, दोनों ही एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करता है वो ट्रांजैक्शन के, इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कई सारे यहाँ पे बेसिस दे रखे हैं और इसमें डिफरेंस बताया गया है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बीच में। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे तो लिमिटेशन में इन्वॉल्व हो जाता है नो रिकॉर्ड ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। तो इसमें नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनकी कोई जगह नहीं होती है। देन सेकेंड लिमिटेशन आ जाती है लीगल रिस्ट्रिक्शन की। देन थर्ड लिमिटेशन होती है इसमें नो रिकॉर्ड ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल। तो प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है उसका इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। नो रिकॉर्ड ऑफ immaterial informations, and fifth limitation is no record of prospective profit। सिक्स लिमिटेशन इसमें आ जाती है नो एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी फैक्टर। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें इंटरनल यूज़र्स हो जाते हैं। इंटरनल यूज़र्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोप्राइटर्स या ओनर्स जो आते हैं, वो जो है इसमें इंटरनल यूज़र्स में आ जाते हैं। देन सेकेंड आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ आ जाता है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है इसी में। तो ये सारे मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं और मैनेजमेंट इंटरनल यूज़र्स में आ जाता है। फिर थर्ड इंटरनल यूज़र्स का पार्ट आ जाता है एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक बिजनेस के इंटरनल यूज़र्स रहते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? तो इसमें क्रेडिटर्स आ जाएंगे, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आ जाते हैं और गवर्नमेंट आ जाती है। फॉरेनर्स इसी में इन्वॉल्व होंगे और अदर पर्सन जो होंगे वो भी एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स, टैक्सेशन अथॉरिटी, कॉम्पिटिटर्स, ट्रेड एसोसिएट्स, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ये चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया गया है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कैश सब सिस्टम, सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सब सिस्टम, परचेज एंड अकाउंट पेबल सब सिस्टम, इन्वेंट्री अकाउंट सब सिस्टम, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट सब सिस्टम, बजट सब सिस्टम एंड पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम, एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंटिंग सब सिस्टम, फिनेंशियल अकाउंट statement subsystem, costing subsystem and budget subsystem, and last one is tax accounting subsystem। तो ये सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट्स हैं जिसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फिनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए हैं, उनको जान लेते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग का नेचर होता है कि ये मॉनेटरी टर्म्स को ही रिकॉर्ड करता है, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, accounting principles are the body of the doctrine commonly associated with the theory and procedure of the accounting। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ने बताया है कि ये एक डॉक्ट्रिन होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं थ्योरी और प्रोसीजर को अकाउंटिंग के। दे सर्व द एक्सप्लेनेशन ऑफ द current practices and as a guide for the selection of the conventions and procedure where the alternative exists।
देन सेकेंड आ जाता है इसके मीनिंग में कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने बताया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक जर्नल लॉज होते हैं या रूल्स होते हैं। इसके बाद थर्ड बताया गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रियली स्पीकिंग द रूल्स विच आर बेस्ड ऑन द कस्टम्स। तो ये ऐसे रूल्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं कस्टम्स पर, यूसेस पर, ट्रेडिशंस पर या ऑल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पर ये बेस्ड होते हैं पूरी तरह से। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है ऑब्जेक्टिविटी इनमें रहती है, एप्लीकेशन रहता है इसमें, हर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटिंग में, यूजेस होता है इसका और इसमें सिंप्लिसिटी रहती है। नेक्स्ट हम पे आते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसको गैप कहा जाता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप मे बी एक्सप्रेस्ड एज दोज रूल्स। तो ये ऐसे रूल्स होते हैं जो गाइडेंस देते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस, जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से लिए जाते हैं। एंड व्हेन दे आर useful to the accounting practice they then become the accepted as the accounting principles। तो जब ये देखा जाता है कि ये सारे रूल्स या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो अकाउंटिंग में अप्लाई हो पा रही हैं, तब इनको कंसिडर किया जाता है एज अ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा जाता है? तो इसमें आ जाता है यूज ऑफ द वर्ड ऑल इन द अबव पैरा रिफर्स टू द फॉलोइंग। इसमें ऑल का जो मतलब है, ऑल जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, इसका मतलब है कि उसमें प्रिंसिपल्स में प्रोफेशनल अकाउंटेंट होने चाहिए, कोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होनी चाहिए, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स आने चाहिए और मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन्वॉल्व होने चाहिए, टैक्सेशन एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कराना चाहिए। अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग के कन्वेंशंस क्या हैं और इसके कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का क्या मतलब है? अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन द यूसेज एंड कस्टम्स। तो अकाउंटेंसी पूरी तरह से यूसेज और कस्टम्स पे बेस्ड है। कस्टम्स और यूसेज इन आ प्रैक्टिस विच इज इन यूज सिंस लॉन्ग। नेचुरली अकाउंटेंट हैव टू अडॉप्ट दैट यूसेज और कस्टम्स। तो नेचुरली अगर हम बात करें तो अकाउंटेंट जो होता है उसे इन सारे यूसेज और कस्टम्स को अडॉप्ट करना होता है। दीज टर्म्ड आर, इसी चीज़ को हम एज अ कन्वेंशन इन अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। कन्वेंशंस आर ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन। तो कन्वेंशन को डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है कंजर्वेशन, डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी। कंजर्वेटिज्म का मतलब हो जाता है कि ये फ्यूचर लॉसेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है एंड एंटिसिपेट करता है ये नो प्रॉफिट को। डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? तो ये डिस्क्लोजर का मतलब यहाँ पे हो जाता है डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, हर एक मटेरियल इंफॉर्मेशन को ये डिस्क्लोज करता है। कंसिस्टेंसी, तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस रेगुलरली को इन्वॉल्व रखता है। मटेरियलिटी का क्या मतलब है? तो ऑल मटेरियल फैक्ट्स इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन हो जाता है यहाँ पे। अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग को समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में इन्वॉल्व हो जाता है पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब हो जाता है कि ये इकोनॉमिक लाइट डिवाइडेड होता है इनटू फिनेंशियल ईयर्स में। डुअल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? तो इसमें बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि यह ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन द मनी टर्म्स। तो ऐसे ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को इसमें कवर किया जाता है जो मनी टर्म्स में होते हैं।
The next concept is realization concept. Realization of sale proceeds, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो डिस्टिंक्शन किया जाता है इसमें बिटवीन ओनर एंड बिजनेस एंटिटी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इसमें कंसिडरेशन होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट का। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो इसमें अंडर फाइनाइट अनडेफिनिट लाइफ पीरियड ऑफ बिजनेस को इन्वॉल्व किया जाता है। फिर अकाउंटिंग इक्विवेलेंस आ जाता है, तो इसमें एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज हो जाती हैं। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट आता है। फिर कैपिटल कॉन्सेप्ट है जिसमें अर्निंग कैपेसिटी को इन्वॉल्व किया जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच किया जाता है। और अक्रूवल कॉन्सेप्ट आ जाता है लास्ट में। तो ये कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया गया है, जिसमें पहला हो जाता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, दूसरा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, चौथा आ जाता है इसमें रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, पांचवा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, छठा है इसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड सेवन वन इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो ये सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इसके लिए मिस्टर टी.पी. घोष ने बताया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द recognized expert accountancy body related to the various aspect of the measurement, treatment, disclosure of the accounting transaction and events। तो ये ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में इशू किए जाते हैं किसी एक्सपर्ट के द्वारा, जो अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट बॉडी होती है उसके द्वारा इसको इशू किया जाता है। और ये वेरियस एस्पेक्ट्स में हो सकते हैं, जैसे कि मेजरमेंट में, ट्रीटमेंट में, या डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के रूप में भी हो सकते हैं। तो इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझ लेते हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने इसके लिए डेफिनेशन दी है। तो इसमें बताया गया है द यूनिफॉर्म डेफिनेट एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी IASC इज नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो यूनिफॉर्म डेफिनेट और यूनिवर्सल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स होते हैं उनको डेवलप किया जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी के द्वारा, उसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट इंटरनेशनल लेवल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे। इस कमिटी के दो ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, जिसमें पहला है टू फॉर्मुलेट एंड टू पब्लिश द पब्लिक इंटरेस्ट दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसमें ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट वाले जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पब्लिश किया जाता है और उसको फॉर्मुलेट किया जाता है। फिर सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसमें इन्वॉल्व हो जाता है टू वर्क फॉर द हार्मोनाइजेशन एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रेगुलेशन। तो इसमें जो है इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वर्क किया जाता है रेगुलेशंस के या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, प्रोसीजर रिलेटिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या यूज़ है? Almost in each country, an expert regulatory accounting body at the national level has been set up to control the direction of the accounting। तो हर एक कंट्री में एक नेशनल बॉडी जो है नेशनल लेवल पे बिठाई जाती है जो कंट्रोल करती है डायरेक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को। जैसे कि यूएसए में फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB has been instructed to issue the accounting standards known as the Statement of Financial Accounting Standards SFAS।
इस तरह से अमेरिका में भी एक बॉडी जो है इनकॉर्पोरेट कर रखी है जिसको जो फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करती है और उनके अकॉर्डिंग उसमें वर्क कराया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जर्नल। तो जर्नल क्या है ये समझ लेते हैं। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन आ क्रोनोलॉजिकल डे टू डे। इसमें ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है हर एक ट्रांजेक्शन को और ये एक ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है। ऑर्डर फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट, और इसमें वाउचर्स को इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें शो किया जाता है अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, कौन से अकाउंट्स को डेबिट किया गया है और कौन से अकाउंट्स को क्रेडिट किया गया है, और ये सारी चीज़ें इसमें सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट की जाती हैं। इट इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री बिकॉज a transaction is first written in the journal from where the transferred। तो ये एक जो है प्रिंसिपल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जर्नल। जर्नल का प्रोफार्मा क्या होता है तो ये दिखाया गया है। जर्नल का फॉर्मूला प्रोफार्मा है ये। इसमें सबसे पहले कॉलम आ जाता है डेट का, तो वो ईयर हो, मंथ हो या डेट हो तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, फिर एलएफ आ जाएंगे इसमें, और अकाउंट अमाउंट जो है डीआर जो डेबिट की जाएगी और जो क्रेडिट की जाएगी वो सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो इसमें 5 कॉलम्स हो जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट इन विच डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस of all the accounts of ledger including cash and bank balances are shown to the test of the arithmetical accuracy of the books of accounts। तो ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को हर एक अकाउंट्स के शो किया जाता है लेजर के फॉर्मेट में, और इसमें कैश और बैंक बैलेंस को भी इन्वॉल्व किया जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। एज एवरी डेबिट हैज़ आ करिस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तो हर एक डेबिट का एक करिस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। हेंस द टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स क्रेडिट बैलेंस। तो एक ट्रायल बैलेंस के टोटल डेबिट का बैलेंस हमेशा इक्वल होगा टोटल क्रेडिट के बैलेंस के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग आ ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो इसमें टोटल मेथड इन्वॉल्व हो जाता है, बैलेंस मेथड है और टोटल एंड बैलेंस मेथड आ जाता है। टोटल मेथड का मतलब हो जाता है अंडर दिस मेथड टोटल डेबिट और क्रेडिट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। देन बैलेंस मेथड का मतलब हो जाता है कि इसमें सिर्फ बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट ऑफ लेजर को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड टोटल एंड बैलेंस मेथड का मतलब हो जाता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है टोटल मेथड का भी और बैलेंस मेथड का भी। देन नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं डेप्रिसिएशन पे। तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है। द टर्म डेप्रिसिएशन डिनोट्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब किसी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होता है, उसमें कमी आती है, तो उस टर्म को डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इज रिफर्ड एज द डिक्रीज इन द वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो डिक्रीज की अगर बात करें तो अकाउंटिंग में इसका मतलब हो जाता है कि डिक्रीज होना चाहिए बुक वैल्यू ऑफ एसेट में। डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूज। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज होता है बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में, या तो उसके यूजेस की वजह से हो सकता है या उसके फ्लक्चुएशन ऑफ टाइम की वजह से हो सकता है, ऑब्सोलेंस की वजह से हो सकता है। तो ये कई सारे रीजंस हो जाते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। इट इज़ ट्रीटेड एज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पे आते हैं। इसमें
BG विक्रेरी के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है, डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो ये परमानेंट डिक्रीज होता है डेप्रिसिएशन एक एसेट की वैल्यू में थ्रू वेयर एंड टेयर इन द यूज एंड पासेज ऑफ टाइम, चाहे वो वेयर एंड टेयर की वजह से हो, उसके यूज की वजह से, या फिर पासेज ऑफ टाइम की वजह से हो। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं डेप्रिसिएशन के लिए। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए डेफिनेशन दी गई है। और अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है कि ये सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे ही इन्वॉल्व होता है। और इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है कि डेप्रिसिएशन बेस्ड होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स पर। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि ये रिड्यूस करता है बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को। परमानेंट डिक्रीज होता है बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट में। कंटिन्यूअस डिक्रीज होता है, ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है डेप्रिसिएशन। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन या फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो इसमें पहला आ जाता है कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट। जब एसेट का कांस्टेंट यूज होता रहता है, या एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। तो जब एक्सपायरेशन हो जाता है लीगल राइट्स का, तब भी डेप्रिसिएशन हो सकता है। ऑब्सोलेंस की कंडीशन पे डेप्रिसिएशन होता है। डिप्लेशन की कंडीशन में भी डेप्रिसिएशन होता है। एक्सीडेंट्स के केस में भी डेप्रिसिएशन हो सकता है, या नेचुरल कॉजेज हैं कोई, तो उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन हो सकता है। फिर लास्ट आ जाता है परमानेंट फॉल इन प्राइस। तो परमानेंट फॉल हो जाता है जब प्राइस में, तब भी डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो इनका जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है कॉजेज का यहाँ पे डेप्रिसिएशन के। ऑब्जेक्ट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो इसकी नीड, इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? तो इसका पहला इसमें इन्वॉल्व हो जाता है टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस प्रॉपरली। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को इसमें प्रॉपरली शो किया जाता है। टू शो एसेट्स एट करेक्ट वैल्यू इन द बैलेंस शीट। तो इसमें करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स को शो किया जाता है बैलेंस शीट में। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होता है इसमें फिनेंशियल पोजीशन का। रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व रहता है। प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स। प्रोटेक्शन ऑफ द कैपिटल की पूरी तरह से इसमें प्रोटेक्शन रहती है। अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड टू comply with the legal requirements। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये कुछ कंडीशन दे रखी हैं जिसमें डेप्रिसिएशन अगर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, उसको बताया गया है। एलिमेंट्स डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो है डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं, या पॉइंट टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द डेप्रिसिएशन। बेसिक फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये तीनों में इन्वॉल्व हो जाता है। पहला है फैक्टर इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो होंगी वो एलिमेंट के रूप में कार्य करती हैं जब डेप्रिसिएशन को डिटरमाइन किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है। इसमें सेकेंड इन्वॉल्व हो जाता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो जितना एस्टिमेट करते हैं हम कि एक एसेट की कितनी यूजफुल लाइफ है उसकी, ये भी कैलकुलेशन में उसकी हेल्प करेगा। एस्टिमेटेड रिड्यूअल और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट्स। देन फोर्थ हो जाता है इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो कौन से इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीनरी प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी। देन इसमें फिफ्थ नंबर पे आ जाता है पॉइंट कंप्यूटेशन के लिए डेप्रिसिएशन के चेंजेस ऑफ द ऑब्सोलेंस। एंड सिक्स वन इज एडिशंस टू एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अडॉप्शन ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स, अदर पॉइंट्स कुछ इन्वॉल्व होते हैं इसमें। फिर डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट के लिए कैसे अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, पूरा फॉर्मेट दे रखा है इसमें। मेथड 1 और मेथड 2 के द्वारा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है।
मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो इसके कई सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स हो जाते हैं, जिसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एनवीटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, एनुअल वैल्यूएशन मेथड, चार्जिंग वन सम टू रिकवर repairs, renewal and depreciation, kilometer method, machinery hours rate method, और 10th नंबर पे आ जाता है लेबर आर रेट मैथड, 11th नंबर पे है ग्लोबल मैथड, देन 12th विथ डेप्रिसिएशन यूनिट मैथड, 13 कंपाउंड इंटरेस्ट मैथड, 14 द सम ऑफ ईयर डिजिट मैथड एंड 15th इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैथड. Next topic is preparation of financial statement of non-corporate business entities. तो non-corporate business entities में कैसे प्रिपेयर किया जाता है financial statements को, उसको देख लेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट्स इसमें आ जाते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेज एंड सेल्स. तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को डिटरमाइन किया जाता है एक फर्म के ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेज एंड सेल्स ऑफ द फर्म. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए फॉर्मूला हो जाता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर. तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए ये प्रोफार्मा दिया है. फिर नेक्स्ट टर्म आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का. अ मैन्युफैक्चरर परचेजेस रॉ मटेरियल्स एंड सेल्स इट आफ्टर द कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो रॉ मटेरियल्स को परचेज करता है, देन उसे कन्वर्ट करता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में, तब उसे सेल करता है. ही हैज़ टू इनकर मैनी एक्सपेंसेस इन ड्यूरिंग सो. तो इस टाइम के ड्यूरेशन में उससे कई सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व करते हैं. फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर. तो इस कॉस्ट को, मैन्युफैक्चर कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नाम से जानते हैं, जिसमें 3 टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को इन्वॉल्व किया जाता है. इसमें पहला आ जाता है रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड लास्ट वन इज फिनिश्ड गुड्स. तो इसमें रॉ मटेरियल्स का मतलब हो जाता है कि जब किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब किसी चीज़ को, तो उसमें रॉ मटेरियल क्या लग रहा है, उसमें बेसिक प्रोडक्ट्स हमें क्या क्या चाहिए वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. वर्क इन प्रोग्रेस, जब हम उस चीज़ को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तब की ड्यूरेशन होती है ये. और फिनिश गुड्स मतलब जब हमारा आउटपुट तैयार हो गया तो उसको फिनिश गुड्स कहेंगे. अब इसमें 3 वेज इन्वॉल्व हो जाती हैं जो बताई गई हैं. उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ये प्रोफार्मा दिया गया है. Our next topic is profit and loss account. Profit and loss account is prepared to find out the net profit or net loss. हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं कि हम जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस हमें हुआ है फाइनल ईयर में जाके हम उसको फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. ऑल दोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वो सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस, इनकम या गेन जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके रिकॉर्ड होते हैं. दीज एक्सपेंसेस आर टर्म्ड आज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हम इन एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं बिकॉज दीज एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली नॉट रिलेटेड विद द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड टू ब्रिंग देम इन सेलेबल फॉर्म. बिकॉज आपके ये सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड नहीं होते हैं एक्विजिशन ऑफ गुड्स से. इफ द टोटल ऑफ इट्स क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, अगर आपका टोटल जो होता है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेबिट साइड, तो आपको नेट प्रॉफिट होता है. और अगर आपका टोटल ऑफ डेबिट साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड, तो आपको नेट लॉस होता है. देन आते हैं
आइटम्स ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन कौन से आइटम्स आपके डेबिट साइड में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। सो फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। बहुत ये सारे कुछ आइटम्स हैं जो आपके रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड में। पहला है आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। जितने भी आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैड डेbt, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बैंक एक्सपेंसेस, चैरिटी इन कैश एक्सेट्रा। देन आपका सेकंड आता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरीज टू एम्प्लॉयज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके आते हैं इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, रिपेयर, शॉप रेंट, ऑर्डनरी एक्सपेंसेस। थर्ड वन इज़ योर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिसमें आपका कैरेज आउटवर्ड आता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज टू सेल एजेंट। देन अदर एक्सपेंसेस में आपका डेप्रिसिएशन और अदर लॉसेस या एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आते हैं। सम टिपिकल आइटम्स, wages and salaries, income tax, discount, unproductive wages, life insurance premium, depreciation, lighting, rent and rate, rebate। ये आपके कुछ टिपिकल पॉइंट्स हैं। देन वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन कौन से आपके आइटम्स आते हैं क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। सो वो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, interest on bank deposits, profit on loss of goods on consignment and any other profit of similar nature, interest on drawing, rent received, bad debt recovered, interest, profit on joint venture, rent of subletting recovered which was previously written off, एक्सेट्रा। ये आपके कुछ आइटम्स हैं जो कि आपके क्रेडिट साइड आते हैं। देन दिस इज द प्रोफार्मा ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and then trading in profit and loss account. The first part of the account prepared under above heading is trading account and second part is profit and loss account. जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो आपका जो पहली हेडिंग होती है, जो पहला पार्ट होता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है एंड सेकेंड पार्ट जो होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। Then our next topic is accounting of non-profit organizations. Meaning, in every country, such institutions are found whose object is to provide service to the society or recreation of their members and to safeguard their interest, but not to make the profit. आपके वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मोटिव जो होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, ना कि प्रॉफिट को गेन करना। ये आपकी सोशल वेलफेयर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एनजीओज, जो कि उनका मोटिव होता है कि आपको वो बेनिफिट देते हैं, आप सोशल बेनिफिट होता है उनका एम, वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए वर्क नहीं करते, तो उन्हें ही हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। नेचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, like charitable institutions, educational institutions, religious institutions, social institutions, sport institutions, recreational institutions, hospital, medical, nursing houses, orphanages, school, colleges, universities, ये हैं आपके। सो ये सारे वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मोटिव सोशल वेलफेयर होता है, लोगों को सर्विसेज देना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। Then objectives of accounting. Main objectives of accounting of such institutions are as under। कौन कौन से objectives होते हैं इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। evaluation of performance of institutions, evaluation of financial performance, evaluation of efficiency and service performance, comparison of expenses and incomes, comparison of financial results with budget, evaluation of utilization of specific fund to find out the surplus deficit of the income and expenditure account. Then we came to the next topic, characteristics and features. The first feature is to render services. Non-profit institutions are established for the purpose of rendering services to its own member or to the member of the public without any intention of earning profit.
जो आपका पहला इनका फीचर होता है वो होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना अपने मेंबर को या फिर उन मेंबर्स को विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट। उनका कोई भी मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता है। देन एरिया ऑफ सर्विसेज, द एरिया ऑफ सर्विस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इन इज सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, चैरिटेबल एंड सो ऑन विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। कौन कौन से एरियाज में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? तो वो है आपका सोशल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। और ये किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, क्रीड या फिर कलर। देन नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, these are organized as charitable trust societies and subscribers to such organizations are called members. देन इसमें मैनेजमेंट आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, सोर्सेज ऑफ इनकम, मैनेजमेंट ऑफ फंड, अकाउंटिंग थ्योरी, यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, देन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस. The main objective of keeping record is in non-trading institution is to meet the statutory requirement and exercise control over the utilization of fund. They usually maintain following accounting records. नॉन चैरिटेबल जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं इन्हें फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि वो आपकी सोशल मोटिव्स जो हैं उनको फुलफ़िल कर सकें, और इसीलिए वो अपने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, जिसके लिए वो कैश बुक बनाते हैं, मेंबर्स रजिस्टर होता है, मिनट्स बुक होती है, स्टॉक रजिस्टर होता है, अदर रजिस्टर्स होते हैं जिसमें आपका सैलरी एंड वेजेस रजिस्टर आ जाता है, डोनर्स रजिस्टर आता है, फीस रजिस्टर आता है, liabilities register, rentals register, march and entertainment activities register, etc. Then financial statement of non-trading institutions. Non-trading institutions, professionals, person and other ordinary persons for the purpose of keeping their accounts do not use mercantile system of bookkeeping because it involves a lot of time, energy and money. जो आपके नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, पर्सनस होते हैं या फिर ऑर्डिनरी नॉर्मल जो पर्सनस होते हैं, वो आपका मर्केंटाइल मेथड ऑफ बुक कीपिंग नहीं यूज़ करते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एनर्जी लगता है और मनी लगता है. दे कीप देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू कैश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. वो कैश सिस्टम ऑफ जो बुक कीपिंग है, यानी कि जो आपका कैश मेथड है अकाउंटिंग करने का, उसके बेसिस पे अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं. कैश बुक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड. कैश बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए. At the end of the year, these institutions prepare financial statement on the basic principle of bookkeeping, and at the end, पूरे एंड के बाद साल के ये इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर करते हैं अपना फाइनेंशियल अकाउंट. कौन कौन से प्रिंसिपल्स के बेसिस पे करते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है आपका. देन एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर. देन आता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मीनिंग. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल पेमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बुक कवरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये पूरा आपका समरी होती है कि आपने कितना कैश रिसीव किया है और कितना आपने कैश का पेमेंट किया है उस पूरे साल के दौरान. ऑल कैश रिसीव्ड एंड पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू आर इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट. आपने जितना भी कैश रिसीव किया है या फिर आपने जितना भी कैश पे किया है, चाहे वो आपका कैपिटल बेसिस रहा हो या आपका रेवेन्यू बेसिस रहा हो, वो सब कुछ आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आता है. It is a real account which shows the classified summary of transactions of a cash book along with the cash and bank balances in the beginning and at the end of the accounting year. ये आपका रियल नेचर का अकाउंट होता है जिसमें आपकी होल समरी आती है. कैश बुक जितना आपने कैश ट्रांजैक्शन किया है या फिर कितना आपका बैंक बैलेंस हुआ है एट द एंड एंड एट द बिगनिंग. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हायर परचेज सिस्टम. हायर परचेज सिस्टम इज़ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ परचेज एंड सेल. हायर परचेज सिस्टम आपका एक स्पेशल सिस्टम है परचेज करने का और सेल करने का. When goods are purchased on hire purchase system, purchasers pays the price is installment. These installments may be monthly, quarterly, 6 monthly or yearly or any other period as mentioned in hire purchase agreement. जब भी
कोई गुड्स परचेज करता है और उस परचेज पे जब वो प्राइस देता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, तो जो आपका इंस्टॉलमेंट में जो मनी पे करते हैं उसको वो मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली, 6 मंथ पे, या फिर ईयरली, जैसा भी हायर परचेज के एग्रीमेंट में लिखा होगा। देन डेफिनेशन ऑफ हायर परचेज सिस्टम. Under the hire purchase system, goods are delivered to a person who agrees to pay the owner by equal periodical installment. Like hire purchase system के अंदर जो भी कंज्यूमर आपका गुड परचेज करता है, वो जब एग्री करता है कि वो इक्वल पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट देगा, लाइक अकॉर्डिंग टू द हायर परचेज एग्रीमेंट, उसमें जो भी इंस्टॉलमेंट जिस बेसिस पे लिखी होगी पे करने को, जब वो एग्री करता है पे करने पे, तो उस इंस्टॉलमेंट को हम एक ट्रीटेड एज हायर ऑफ दीज गुड्स, उसको हम हायर बोलते हैं उन गुड्स का। और जब वो सारे पेमेंट्स कर लेता है आपके इंस्टॉलमेंट का, तो वो हायर बन जाता है उन गुड्स का। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं आपके हायर परचेज सिस्टम के अंदर। पहला आपका है कैश प्राइस। इट इज़ द अमाउंट फॉर विच द गुड और एसेट कैन बी परचेज। ये आपका वो अमाउंट होता है जिसपे आपके गुड्स और एसेट्स परचेज किए जाते हैं, इसके अंदर आपका कोई इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। Then hire purchase price, it is a total amount which the hire purchaser is liable to pay for taking the ownership of goods or asset. जब आप उस गुड या एसेट की जब आपको ओनरशिप मिलती है, तो आपको टोटल पेमेंट करना पड़ता है, और उस टोटल पेमेंट के अंदर आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है। देन इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज प्राइस ऑफ गुड्स और एसेट इज पेड इन सेवरल इंस्टॉलमेंट्स। आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो एसेट्स हैं, उनका आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी करते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। परचेज इज क्रेडिट परचेज। आप जो भी परचेज कर रहे हो गुड या एसेट, वो आपका क्रेडिट परचेज होना चाहिए। परचेज प्राइस जो है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करना चाहिए। गुड्स जो हैं वो डिलीवर कर देने चाहिए बायर को। बायर को राइट होता है कि वो उन गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। सेलर जो होता है, जो बेच रहा है, वो तब तक उन गुड्स का ओनर होता है जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हो। और हायर परचेजर आपका तब ओनर बनता है जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देते हो। देन इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ दीज हायर टू कीप द गुड्स इन गुड कंडीशन। देन ये ड्यूटी बन जाती है हायर की कि वो उन गुड्स को गुड कंडीशन में रखे जब तक उसकी लास्ट पेमेंट हो नहीं जाती है इंस्टॉलमेंट की। Then it is the responsibility of the owner to make normal repairs free of cost in these goods. Then जो हायर होता है उसको राइट होता है कि वो टर्मिनेट कर सकता है एग्रीमेंट को किसी भी टाइम। Then what's the difference between hire purchase and the credit sale? On the basis of transfer of ownership, अगर हम ओनरशिप की बात करें, तो हायर परचेज में ओनरशिप आपकी तब ट्रांसफ़र होती है जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देते हो उस गुड या एसेट की। और क्रेडिट सेल में ओनरशिप आपको तभी ट्रांसफ़र हो जाती है जब आप परचेज करते हो। देन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट मेथड ऑफ पेमेंट के बेसिस पे पेमेंट ऑफ प्राइस इज ऑलवेज मेड बाय इंस्टॉलमेंट। लाइक हायर परचेज में आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करते हो, और क्रेडिट सेल में आप लमसम या फिर जैसा भी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट लिखा हो उसके बेसिस पे करते हो। देन राइट टू रिटर्न ऑफ गुड, इफ़ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन पेमेंट, अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, तो जो सेलर होता है वो गुड्स को वापस ले सकता है एज लीगल रिक्वायरमेंट जो हो। और एज अगर हम क्रेडिट सेल की बात करें, तो डिफ़ॉल्ट पेमेंट में सेलर जो होता है वो गुड्स को वापस नहीं होता है, आप उसके खिलाफ एक कंप्लेन फाइल कर सकते हो कि वो रिकवरी ऑफ द प्राइस, कि आपको प्राइस उस चीज़ का वापस मिल जाए। देन बेटर टाइटल, इफ़ बायर सेल्स द गुड बिफोर पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, अगर जो बायर है वो अगर सेल कर दे रहा है गुड्स को उसके लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले ही, तो दिस न्यू बायर डज नॉट गेट बेटर टाइटल, तो जो नया जो खरीदार होगा उसको एक बेटर टाइटल नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्रेडिट सेल में एक गुड टाइटल उनको अचीव हो जाता है। देन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर हायर परचेज सिस्टम, कौन कौन से आपके मेथड्स होते हैं। एक आपका एसिड एक्रूड मेथड होता है। दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय दोज हायर परचेजर्स हु थिंक दैट दे हैव बिकम ओनर ऑफ द पोर्शन ऑफ गुड ओनली फॉर विच पेमेंट हैज बीन मेड बाय देम। ये मेथड आपके उन परचेजर्स के लिए होता है जिन्हें ये लगता है कि वो ओनर बन चुके हैं उन गुड्स या एसेट का, जितना अमाउंट उन्होंने पे कर दिया है उन गुड्स के लिए। सो कुछ एंट्रीज होती हैं। पहला, पेमेंट इन कैश एट द टाइम ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट, जब वो पेमेंट करते हैं तो आपका एसेट टू कैश अकाउंट बनता है।
और जो भी इंस्टॉलमेंट बच जाए, यानी कि जितना का उन्होंने अमाउंट का पेमेंट उन्होंने नहीं किया है, उसके लिए आपकी एंट्री बनती है एसेट इंटरेस्ट टू हायर वेंडर्स। देन फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, जो आप जब पेमेंट कर देते हैं तो हायर वेंडर्स टू कैश और बैंक, और डेप्रिसिएशन जो उस पर लगता है डेप्रिसिएशन टू एसेट बनता है। देन हम फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। देन आपका नेक्स्ट मेथड आता है क्रेडिट परचेज मेथड। दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय दोज हायर परचेज हु ट्रीट हायर परचेज एज रियल परचेज। जो आपके हायर परचेजेस होते हैं, जो कि हायर परचेज को अपनी रियल परचेज समझते हैं, उनके लिए हम क्रेडिट परचेज मेथड का यूज़ करते हैं। देन कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं हायर परचेज सिस्टम में? तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जो परचेजर होता है उसके अकाउंट, उसके बुक में आपका बनेगा एसेट अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो बुक्स ऑफ वेंडर होता है उसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं हायर परचेज अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। डेफिनेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम: under an agreement to purchase and pay by installment, the good becomes the property of the purchaser immediately when he receives the delivery of the same. जो एग्रीमेंट होता है, जब परचेज करता है कंज्यूमर और पे कर देता है इंस्टॉलमेंट को गुड्स के, तो जो गुड्स होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं परचेजर के उसी टाइम पे जब वो गुड्स को रिसीव करता है तभी। ये हमारे जेके बाटली बॉय बोलते हैं। Then, what are the features of the installment payment system? Under this system, goods are sold and delivered. Is also delivery is also made to the buyer. इस सिस्टम के अंदर गुड्स जो होते हैं वो बेचे भी जाते हैं और उनकी डिलीवरी भी कर दी जाती है बायर को, बट इट्स फुल प्राइस इज़ नॉट पेड एट द टाइम ऑफ सेल। लेकिन इसका पूरा पैसा वो नहीं देते हैं जब वो उस चीज़ को बेच रहे होते हैं। इसको हम क्रेडिट सेल बोलते हैं। जो पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज मेड इन एग्रीड इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो भी पॉलिसी है, जो भी एग्रीमेंट होगा इंस्टॉलमेंट का, उसके बेसिस पे आप पेमेंट करते हो। ओनरशिप आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है बायर को एट द टाइम जब आप सेल करते हो। ऑन मेकिंग डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, सेलर कैन नॉट टेक बैक द गुड्स। अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो जो बेचता है उन गुड्स को, वो उन गुड्स को वापस नहीं लेता है, लेकिन आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कि आपको रिकवरी ऑफ प्राइस के लिए। इफ बायर सेल्स दीज गुड्स बिफोर पेमेंट, अगर बायर आपका इन गुड्स को पहले बेच देता है आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले ही, तो जो थर्ड पार्टी है उसे बेटर टाइटल मिल जाता है। देन व्हाट डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ like a contract of hire through later on it's become sale. इसमें जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये एक आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर होता है जो कि बाद में आपका सेल बन जाता है, और इंस्टॉलमेंट जो होता है इट इज़ अ सेल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और ये आपका स्टार्टिंग से ही सेल के बेसिस पे चलता है, इसका नेचर ये होता है सेल से। देन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, हायर परचेज सिस्टम में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट कर देते हो उस गुड या एसेट की, तब आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, और इसमें आपको उसी टाइम पे हो जाती है जब आप गुड्स को खरीदते हो। राइट रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, अगर कोई भी आपका डिफ़ॉल्ट होता है तो जो सेलर होता है वो आपके गुड्स को वापस ले लेता है, लेकिन क्रेडिट सेल में ऐसा नहीं होता है। बेटर टाइटल आपको हायर परचेज में नहीं मिल पाता है, क्रेडिट सेल में मिल जाता है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नॉर्मल रिपेयर एंड देन द रिस्क। अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम, कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं परचेजर्स की बुक में? तो परचेज की बुक में एसेट इंटरेस्ट सस्पेंस टू वेंडर्स अकाउंट। देन ऑन पेमेंट ऑफ कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, कौन कौन से आपके पेमेंट्स एंट्रीज होती हैं परचेज के टाइम पे? वेंडर्स टू कैश अकाउंट। देन फॉर इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, वेंडर टू कैश अकाउंट। एंड फाइनली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। Then for receipt of cash at the time of sale, for interest becoming due, for receipt of installment, and then आपका लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। Then our next topic is branch accounting.
मैनी बिजनेस कंसर्न ओपन ब्रांचेस एट वेरियस प्लेसेस फॉर सेलिंग देयर गुड्स। बहुत सारे आपके बिजनेस कंसर्न्स होते हैं जो कि बहुत सारी ब्रांचेस ओपन करते हैं अपने गुड्स को सेल करने के लिए। सो दीज ब्रांचेस में बी ओपन इन द टाउन। ये ब्रांचेस आपकी टाउन में भी ओपन हो सकती हैं, स्टेट में, कंट्री में और फॉरेन कंट्रीज में भी। सो इसी को हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। देन मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंट, अकाउंटिंग विच आर ओपन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। जो अकाउंट्स आपके हेड ऑफिस के बुक में ओपन होते हैं एंड ब्रांचेस रिलेटेड टू ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रांच अकाउंट। और जो अकाउंट आपके ब्रांचेस में खुलते हैं उनको हम ब्रांच अकाउंट कहते हैं। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम वर्किंग एबिलिटी देख सकें वर्कर्स की, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है हमारे ब्रांचेस में। और इसमें हम फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं कि हम फाइनेंशियल कंडीशन देख सकें अपने ब्रांचेस की। देन टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस रिसीविंग गुड फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस एंड मेकिंग कैश सेल ओनली। वो ब्रांचेस जो कि रिसीव करती हैं गुड्स को हेड ऑफिस से कॉस्ट प्राइस पे और देन उनको कैश एंड मेकिंग कैश सेल ओनली, और उसी प्राइस पे वो बेच देती हैं अपने गुड्स को। देन नेक्स्ट टाइप होता है आपका ब्रांचेस रिसीविंग गुड फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस एंड मेकिंग कैश एंड क्रेडिट सेल। और आपकी एक वो ब्रांच होती है जो गुड्स को रिसीव करती है हेड ऑफिस से कॉस्ट प्राइस पे और उसको कैश और क्रेडिट दोनों पे बेचती है। देन branches receiving good from head office at selling price or invoice price and making cash and credit sale. Then independent branches and then foreign branches. Accounting records of branches in the head office book. Head office के book में आपके simple system on debtor और debtor system के basis पे आपके अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनल अकाउंटिंग सिस्टम, स्टॉक डेप्टर सिस्टम, होलसेल ब्रांच मेथड। Then our next topic is accounting of lease financing. A company, in order to purchase its fixed asset, plant and machinery, land and building vehicles, etc., for carrying on its manufacturing and business activities, have to make huge capital expenditure. वो कंपनी जो परचेज करती है फिक्स्ड एसेट्स को लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, तो इन सब के लिए उन्हें बहुत ही ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है इन सब को खरीदने के लिए। दीज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में बी फाइनेंस्ड बाय रेजिंग कैपिटल। और हम इन सारे एक्सपेंडिचर को कैपिटल के थ्रू या फिर लोन के थ्रू हम इन्हें परचेज करते हैं। The capital expenditure is considered as sunk investment and lays down the responsibility of all the sequential gains or losses on the company. और इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम संक इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ लीजिंग, लीजिंग इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इन विच द ओनर ऑफ एन एसेट और प्रॉपर्टी ग्रांट्स टू अ पर्सन द यूज ऑफ द एसेट सर्विसेज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम फॉर एन एग्रीड सम ऑफ रेंट। लीजिंग जो आपका इन्वॉल्व, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट आता है जो कि ओनर होता है उन एसेट्स का या प्रॉपर्टी जो ग्रांट करता है किसी पर्सन को कि वो जितना अमाउंट पे करते हैं वो उतने टाइम के लिए उस मशीनरी या लैंड का यूज़ कर सकते हैं। लीजिंग देयरफॉर enables a person to avail the services of plant and machinery or equipment or land and building without making the investment or incurring debt obligations. Then meaning of lease. Conceptually, lease can be defined as a contractual arrangement where the lessor of an equipment transfer the right to use that equipment to the lessee. ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो लेसर होता है यानी कि जो ओनर होता है उस इक्विपमेंट का, वो ये राइट देता है लेसी को यानी कि जो यूज़र होता है कि वो उनके इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो इसी को हम लीज बोलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग, leasing agreement provides acquisition of fixed asset without outlaying any capital expenditure. Lease provide tax benefit reduction to lessee. Leasing does not affect the maximum borrowing limits. Depreciation of assets leased is to be prorated by the lessor. Disadvantages of leasing. Leasing agreement provides the payment of rent immediately after entering the agreement. The rent and interest rate can be changed under various clauses of lease agreement. The lessee cannot terminate the contract except by paying penalties. The lessee can review the lease after the expiry of the term only if he has the right to do so. Then कौन कौन से terms use होते हैं leasing में? Lessor.
लेसर आपका वो पर्सन होता है जो कि राइट देता है कि आप उनके एसेट को यूज़ कर सकते हो। लेसी आपका वो पर्सन होता है जो कि उन राइट्स को अवेल करता है और आपके उन एसेट्स का यूज़ करे। लीज एक लीगल एग्रीमेंट होता है वेयर बाय द लेसर कन्वेज टू द लेसी इन रिटर्न ऑफ रेंट द रेंट ऑफ यूज ऑफ एन एसेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक एग्रीमेंट जिसमें जो लेसर होता है वो ये बोलता है लेसी से कि आपको रेंट पे करना पड़ेगा एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जितनी देर जब तक आप आपके उन एसेट का यूज़ करोगे। देन आपका इंसेप्शन ऑफ द लीज आता है। लीज टर्म, it is a non-cancellable period for which the lessee has agreed upon to the acquire on lease the asset together with any further period for which the lessee has the option to continue the lease of the asset। ये आपका एक नॉन कॉन्सेलेबल पीरियड होता है जहाँ पे अगर आपने एक बार एग्रीमेंट साइन कर लिया कि आप इतने टाइम के लिए आप उनके उस एसेट का यूज़ करोगे, सो उससे पहले आप वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो। देन आपका फेयर वैल्यू आता है। इकोनॉमिकल लाइफ, यूजफुल लाइफ। टाइप्स ऑफ लीज, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज is a lease in which all the risk incidental to the ownership of the asset and reward of benefit is transferred to the lessee. Then next topic is voyage account. शिपिंग कंपनीज कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो भी आपकी कंपनीज होती हैं जिनका ट्रांसफ़र आपका शिप के थ्रू होता है तो उसको ही हम वॉयज अकाउंट बोलते हैं, जो वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। देन डेबिट साइड ऑफ वॉयज अकाउंट में आपके बंकर कॉस्ट आता है, पोर्ट चार्जेस, डेप्रिसिएशन, ब्रोकरेज, एनुअल स्टैंडर्डिंग चार्जेस, एजेंसी फीस, हार्बर चार्जेस। देन क्रेडिट साइड में आपके फ्राइट आता है, प्रीमेज, वॉयज इन प्रोग्रेस, एड्रेस कमीशन, पैसेज मनी एक्सेट्रा। बैलेंसिंग ऑफ वॉयज अकाउंटिंग, एट द लास्ट हम ये देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें, तो उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी वॉयज अकाउंट की। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम। अ बिजनेस इज ऑलवेज एक्सपोज्ड टू अ नंबर ऑफ रिस्क आउट ऑफ विच फायर रिस्क इज़ वेरी सीरियस। आपका वो बिज़नेस जिसमें ये होता है कि आपको फायर रिस्क हो सकता है, जो सिचुएशन आपकी वो होती है, उसके लिए हम पहले से ही इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम अपना अकाउंट बनाते हैं इंश्योरेंस क्लेम का। लॉस ऑफ स्टॉक होता है आपका, लॉस बाय फायर होता है, लॉस्ट बाय थेफ्ट होता है। सो इन सब के लिए हम इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं पहले से ही। Then stock by memorandum trading account. Loss of stock be valued by preparing memorandum trading account. अगर आपको कोई भी स्टॉक लॉस हो जाए तो उससे रिलेटेड हम अकाउंट बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। डिस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स बाय फायर, इसमें आपका पर्टिकुलर्स ऑफ परचेजेस आर टेकन बाय ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ गुड्स। Numerous information are obtained on the basis of incomplete returns. Our next topic is royalty account. Royalty is the remuneration payable to a person in respect to the use of an asset, whether hired or purchased, from such person, calculated by reference to earn and varying with quantities produced or sold as a result of such asset. रॉयल्टी आपका एक वो रिम्यूनरेशन होता है कि जहाँ पे एक पर्सन आपको यूज़ करता है एसेट को, चाहे वो पर्सन आपका रेंट वो पे करता है कि नहीं पे करता है, लेकिन हम फिर भी उसका रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट इज़ द कंसिडरेशन पेबल फॉर द यूज़ ऑफ सम टैंजिबल एसेट। रेंट हम पे करते हैं कि हम जो टैंजिबल एसेट यूज़ करते हैं उसके लिए। And rent is mostly payable according to time, as per day, per week, per month, or per year, but payment of royalty depends on yield or production, etc. Then types of royalty: mining royalty, bricking making royalty, oil royalties, patent royalty, etc. ये मैराथन क्लास आपकी यहीं
पे एंड होती है। थैंक यू।